Hello students, today we are going to our class 6th maths NCERT chapter 11 algebra. ठीक है, ये आपको पेज नंबर 221 पे मिलेगा. तो let's start with our introduction part of algebra to solve exercise 11.1. मैं एक ही वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट फुल चैप्टर का नहीं शूट करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके समझना ज़्यादा बेटर होता है. अगर एक ही बार में पूरा चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन बता दूंगी तो हो सकता है कि आप लोग भूल जाओ. इसलिए मैं इंट्रोडक्शन बिल्कुल एक्सरसाइज वाइज ही कि एक एक्सरसाइज में जितनी ज़रूरत है उतने ही टॉपिक्स में कवर करती हूँ, जैसा कि अपने एनसीईआरटी का भी करिकुलम है. ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताने जा रही हूँ आपको अलजेब्रा का. आपने अब तक जो है नंबर्स पढ़े हैं, है ना, मैथ्स में कि एडिशन कैसे करते हैं नंबर्स का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब कैसे करते हैं विद नंबर्स. तो जिसमें हम लोग नंबर्स की स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक. तो हमने अब तक एरिथमेटिक पढ़ा है. ठीक, और हमने क्या पढ़ा है हमने पढ़े हैं शेप्स, जैसे रेगुलर शेप्स हो गए, 2D शेप्स हो गए, 3D शेप्स हो गए, है ना, सॉलिड शेप्स हो गए. तो ये सब कुछ हमने किस में पढ़े हैं, ये सब कुछ हमने मैथ का एक और ब्रांच है जिसे ज्योमेट्री बोलते हैं उसमें पढ़ा है. तो मैथ्स में हमने दो ब्रांचेज ऑलरेडी पढ़ ली हैं, नंबर्स यानी कि अरिथमेटिक और शेप्स यानी कि ज्योमेट्री. अब इस चैप्टर में एंड फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट लेटर्स. कि चलो मैथ में हमने नंबर्स तो यूज़ कर लिए, शेप्स भी यूज़ कर लिए, बट क्या मैथ में हम लोग अल्फ़ाबेट लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं क्या? और जब हमने ऐसा सोचा तो ऐसा हुआ कि यस कर सकते हैं. तो फिर ये मैथ्स की बन गई तीसरी ब्रांच और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रा. फाइन. तो अल्फ़ाबेट लेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं मैथ सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले अल्फ़ाबेट नंबर्स यानी कि इस अलजेब्रा की यूजेस क्या है, इसकी यूजेस क्या है, क्यों पढ़े हम लोग हैं. ऑलरेडी मैथ में नंबर्स पढ़ लिए, ज्योमेट्री पढ़ लिए, फिर हम लेटर्स को क्यों पढ़े. तो इसके 3 रीजन्स है. फर्स्ट रीज़न क्या है कि जब आप अल्फ़ाबेट लेटर्स को यूज़ करना सीखते हो तो इसमें हम रूल्स एंड फार्मूलाज को लिखना शुरू करते हैं. रूल्स एंड फार्मूलाज आपको याद होगा, स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्क्वायर का मान लो अगर पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है तो हम लोग 4 इंटू साइड लिखते हैं. अब इस साइड की मेजरमेंट तो कुछ भी हो सकती है, तो इसको हम लोग अल्फ़ाबेट में 4 इंटू एस लिखते हैं. तो ये एस क्या है, ये एक अल्फ़ाबेट लेटर है. तो हमने इसको एस के फॉर्मेट में क्यों लिखा था, क्योंकि साइड तो कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है मेजरमेंट. तो हम लोगों को अल्फ़ाबेट की हेल्प से क्या मिला, हम लोग कोई भी रूल या फॉर्मूला लिख सकते हैं. ये हो गया फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग क्या है, हमारे अलजेब्रा का सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इससे हम लोग कोई भी अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करना मतलब कोई भी चीज़ है, लाइक मेरे पास जितने भी रुपए हैं उसका डबल मेरे फ्रेंड के पास हैं. अब मेरे पास कितने रुपए हैं किसी को क्या पता. अब जब तक मेरे पास कितने रुपए हैं ये नहीं पता चलेगा तब तक ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरे फ्रेंड के पास कितने हैं. तो मैंने बोल दिया लेट आई हैव एक्स रुपीज़. तो ये एक्स रुपीज़ क्या है, अगेन एक अल्फ़ाबेट है जो कि एक अननोन क्वांटिटी है. ये कुछ भी हो सकता है, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 10 रुपीज़ या 1 लाख, कुछ भी हो सकता है. तो एक अननोन क्वांटिटी है. जब हमने इसको पता कर लिया तो मेरे फ्रेंड के पास अगर डबल है तो उसके पास 2x है. फाइन. तो इस तरीके से हम लोग अननोन क्वांटिटीज भी पता कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्फ़ाबेट लेटर्स. थर्ड थिंग क्या है, थर्ड थिंग ये है कि जैसे हम लोग नंबर्स में ऑपरेशन करते थे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल, वैसे ही हम लोग लेटर्स पे भी कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. कैन परफॉर्म ऑपरेशंस. ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं और इसको यूज़ करके, अल्फ़ाबेट लेटर्स को यूज़ करके हम पजल सॉल्व कर सकते हैं. डेली यूज़ होने वाली प्रॉब्लम्स मैथ से रिलेटेड उनको हम सॉल्व कर सकते हैं ना. तो इसको समझने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग जो है जो हम करने जा रहे हैं, हम लोग मैच स्टिक को यूज़ करने वाले हैं.
तो मैच स्टिक के लिए 2 मैच स्टिक ले लिए, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब उन्होंने सोचा कि इन दोनों मैच स्टिक से हम लोग कौन सा अल्फ़ाबेटिकल लेटर बना सकते हैं, तो दे थॉट टू मेक एल। तो एल कैसे बनेगा, एक मैच स्टिक को ऐसे रख दो और एक मैच स्टिक को ऐसे रख दो, तो क्या बन गया, एल बन गया। फाइन। अब इसके बाद जो दूसरा बच्चा था उसने कहा चलो एक और बनाते हैं, तो उन्होंने एक और बना दिया। कैसे, एक यहाँ पर रख दिया मैच स्टिक और एक यहाँ पर रख दिया, फिर एक और बना दिया। अब वो लोगों को इंटरेस्ट आने लगा और दोनों बच्चों ने सोचा कि लेट्स क्रिएट अ पैटर्न। तो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट एल को बनाने के लिए 2 मैच स्टिक यूज़ हुए, सेकेंड वाले को बनाने के लिए भी 2, थर्ड वाले को बनाने के लिए भी 2, यानी कि ईच लेटर फॉर्मेशन, ईच लेटर के लिए 2 मैच स्टिक चाहिए। अगर मान लो नंबर ऑफ मैच स्टिक, मैं यहाँ लिख देती हूँ, शॉर्टकट में MS लिख दिया, मैच स्टिक। अगर मान लो कि मुझे 3 मैच स्टिक्स मान लो कि एक लेटर बनाने के लिए हमें 2 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। नंबर ऑफ मैच स्टिक कितने, 2। अगर मेरे को 2 लेटर बनाने हैं, 2 एल बनाने हैं, तो मुझे कितनी ज़रूरत होंगे, 2 × 2 यानी कि 4। अगर मेरे को 3 लेटर्स बनाने हैं एल के, तो इंटू 2 करूँगी तो कितना हो जाएगा, 6, 3 के लिए, है ना। अगर 4 बनाने हैं तो 4 × 2 यानी कि 8। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे जितने भी लेटर्स बनाने हैं वो तो मेरा हर जगह सेम है, क्योंकि हर एक लेटर पे हमें 2 मैच स्टिक चाहिए, बट हम पर लेटर हमारा 2 मैच स्टिक इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। कैसा पैटर्न बन रहा है, देख लेते हैं। तो हमारे को क्या पैटर्न बन रहा है, ये लेटर है और ये नंबर ऑफ मैच स्टिक है। 2 लेटर्स बनाने हैं तो मैच स्टिक कितने चाहिए, 2 लेटर इंटू में 2 मैच स्टिक। 3 लेटर्स बनाने हैं तो 3 लेटर इंटू में 2 मैच स्टिक। 4 बनाने हैं तो 4 लेटर इंटू में 2 मैच स्टिक। 5 बनाने हैं तो 5 इंटू में 2। अगर 10 बनाने हैं तो 10 इंटू में 2। तो ये क्या क्रिएट हो रहा है, ये हमारा एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो इस 2 को हम लोग लिख देते हैं 2। और ये क्या है, ये कभी 2 हो सकता है। लेटर्स तो हम कितने भी बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4, 10, 100, 200, कितने भी लेटर्स बना सकते हैं। तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय अल्फ़ाबेट n, जहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ लेटर्स। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, देखो, ठीक है। अगर हमें मैच स्टिक का ये पैटर्न बनाना है तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिल गया जिसको बोलते हैं 2n, 2n, ठीक है। अब ये 2n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ, हम इस फॉर्मूला को पता करके ये पता करेंगे कि हमें कितने मैच स्टिक्स की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर n क्या है, n कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 से लेकर के सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब इस n को क्या बोलेंगे, ये n क्या है, इस n को बोलेंगे वेरिएबल, ठीक। अब वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरी का मतलब होता है चेंजेबल, राइट। तो ये हो गया चेंज और ये एबल आकर के यहाँ जुड़ गया तो ये बन गया चेंजेबल। तो वेरिएबल इज चेंजेबल, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर n क्या है, वेरिएबल है, यानी कि ये n क्या है, चेंजेबल है। इट कैन बी 1, 2, 3, 50, 10, 100, 10,000, एनीथिंग। तो ये क्या है, ये n की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वेरिएबल का मतलब कि एक ऐसी वैल्यू उस वेरिएबल में आप पुट कर सकते हो जो कि आप कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करो, बस आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है, आपको पता चल जाएगा कि मैच स्टिक पैटर्न में आपको कितने मैच स्टिक्स की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये सेम पैटर्न ही सारे लेटर्स को बनाने के लिए यूज़फुल है?
आप सोच सकते हो ऐसा कुछ हो सकता है। चलो वो भी देख लेते हैं। मान लो कोई दूसरा लेटर ले लेते हैं हम लोग। सपोज इस बार हमने सी ले लिया, सी। तो सी को बनाने के लिए हमें दिख रहा है 1 2 3। हमें कितने मैच स्टिक्स चाहिए? 1 2 3। चलो फॉर्म करते हैं सी बनाने के लिए। 1 2 3, ठीक है। एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो एक सी को बनाने के लिए यहाँ लेटर लिख देती हूँ, यहाँ मैच स्टिक। एक लेटर को बनाने के लिए कितने मैच स्टिक लगे? हमें 3 लगे। अगर 2 लेटर बनाना होगा तो 2 इंटू 3। 3 लेटर बनाना होगा तो 3 इंटू 3। 4 बनाना होगा तो 4 इंटू 3, है ना। तो पैटर्न क्या बना हमारा? 3n, है ना। चलो चेक कर लेते हैं। ये एक और बना दिया, एक यहाँ एक और रख दिया, 2, और ये हो गया 3। बन गया सी। ये वाला मैंने उल्टा कर दिया, ये नहीं होगा, ये इधर होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही चलो एक और बना लेते हैं। ये तो 2 का हो गया, एक और बना लेते हैं। तो उसके लिए मैच स्टिक कैसे रखेंगे हम लोग? यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया 1, ठीक है। आप ऐसे भी सेट कर सकते हो, ये 2 और ये हो गया 3, ठीक है। तो इस तरीके से, तो हमारा n क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। और नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमें कितने चाहिए? 3 इंटू एन। अगर हमें एक सी बनाना है तो 3 लगेगा, अगर 2 सी बनाना है तो 6 लगेगा। 3 सी बनाना है तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लगेगा। तो ये सी के लिए हो गया। 3 इंटू एन क्या है? ये अगर हमें मैच स्टिक को यूज़ करके सी लेटर बनाना है तो ये उसके लिए हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो एफ बनाना है, कितने मैच स्टिक्स चाहिए? एक, इसके लिए 2, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको? सेट कैसे करेंगे? फर्स्ट मैच स्टिक, सेकेंड मैच स्टिक, थर्ड मैच स्टिक और एक यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 मैच स्टिक लगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितने हैं? लेटर 1 है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितने हैं? 4 है। 2 लेटर के लिए 2 इंटू 4, 3 लेटर के लिए 3 इंटू 4। तो क्या बन जाएगा? 4n। तो आपको क्या चेक करना है? सिर्फ ये चेक करना है कि एक पर्टिकुलर लेटर को बनाने के लिए कितने मैच स्टिक्स की ज़रूरत है। अब जितने भी लेटर बनाने हैं उसको आप उतने मैच स्टिक से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हमारे एनसीईआरटी में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है? एक तो हो गया कि मैच स्टिक का पैटर्न, बट ऐसा नहीं है ना कि सारे वेरिएबल्स सिर्फ मैच स्टिक में ही यूज़ होते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, यानी कि विच इज़ नॉट फिक्स, विच इज़ नॉट फिक्स। तो क्या हम ट्राइएंगल में यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज ट्राइएंगल की तो फिक्स्ड साइड्स हैं, फिक्स्ड साइड्स होती हैं जो कि 3 है। तो ये क्या होगा? इट्स नॉट वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं हो सकता। सेम अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, फिक्स्ड साइड्स हैं, कितनी है फिक्स्ड साइड्स इसकी? फिक्स्ड साइड्स हैं 4, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरिएबल, ठीक है। यानी कि वेरिएबल क्या होगा? सिर्फ वो वैल्यूज़ जो कि चेंज हो सकती हैं और कोई भी नंबर हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। 3 बच्चे हैं, श्रेया, अहाना एंड अनुषा। ये तीनों ही गए हैं बुक लेने, ठीक है। और इनकी जो बुक है उसकी कॉस्ट है 20 रुपीज़, ठीक है। श्रेया ने बोला मुझे 3 बुक्स चाहिए, अहाना ने बोला मुझे 2 बुक्स चाहिए, अनुषा ने बोला मुझे 4 बुक्स चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इसका 3 बुक है तो इसमें भी इंटू में कॉस्ट 20 होगा, इसका भी इंटू में 20 होगा, इसका भी इंटू में 20 होगा। तो हम लोग इसको वेरिएबल में कैसे लिख सकते हैं कि, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ नोटबुक्स इज इक्वल्स टू x।
और कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक क्या है, नोटबुक या बुक कुछ भी बोल लो, ठीक है। मैं ऊपर बुक बोल रही थी, यहाँ नो, चलो इसको कैंसिल कर देती हूँ, बुक। कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना है, 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, 20 इंटू एक्स बन जाएगा हमारा पैटर्न। एक्स क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ बुक है ना, नंबर ऑफ बुक है। टोटल हमारे पास कितने बुक हैं, श्रेया को 3 लेना था, रुक जाओ, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू श्रेया का 3 है और अहाना का 2 है और अनुषक का 4 है, तो 3 2 5 4 9। हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट हमें कितना लगेगा, सारी बुक्स को अगर मैं खरीदने जाऊंगी तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा हमें, देखो 20 इंटू एक्स, एक्स क्या है, नंबर ऑफ बुक्स है, यानी कि 20 इंटू 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 180 रुपीज़ चाहिए मुझे। तो ये कितना इजीली फाइंड आउट हो गया जब हमारे पास वेरिएबल में फॉर्मूला है। तो अगर फॉर्मूला नहीं होता तो हम लोग पहले 3 का निकालते, फिर 4 का निकालते, फिर 2 का निकालते, फिर ऐड करते, विच कुड बी अ लेंदी प्रोसेस। तो इस तरीके से वेरिएबल्स जो है हमें मनी के मैटर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इजीली कैलकुलेट करने में, ठीक है। एक और ऐसा क्राइटेरिया है जहाँ पर वेरिएबल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, टू नो अबाउट अननोन एज, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट हम लोग ये वाला भी टॉपिक कवर कर लेते हैं। मान लो कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक है रोहन और एक है राम। तो कहा गया कि रोहन्स एज इज 5 times ग्रेटर देन राम। तो क्या हो जाएगा, राम की एज को मान लेते हैं x ईयर्स, तो रोहन की एज क्या बोला है, 5 times ऑफ राम। तो रोहन की एज क्या हो जाएगी, 5 इंटू एक्स ईयर्स, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में इसको भूल जाते हैं, अब सेकेंड कंडीशन है राम्स एज इज 5 years more than 5 years more than रोहन। तो मोर देन है ना, तो मोर देन का मतलब कि 5 years ज़्यादा है, किससे, राम की एज जो है वो रोहन से। तो अब हम लोग रोहन को मान लेते हैं x, तो राम की एज क्या हो जाएगी, अगर रोहन की एज x है तो राम की एज क्या हो जाएगी, x + 5, राइट। तो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि हम लोग वेरिएबल्स को यूज़ करके ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। तो जब ये इस सिचुएशन में आ गया जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसको हम लोग एक नया टर्म देते हैं, दैट इज एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल एंड नंबर्स, ठीक है। जब वेरिएबल और नंबर दोनों को यूज़ करके कुछ लिखा जाता है तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब इसमें ये नंबर तो फिक्स रहेगा बट वेरिएबल फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि थर्ड कंडीशन में देती हूँ कि प्रीति इज 3 years यंगर देन पीहू। तो प्रीति की एज को मान लो x, सॉरी देन पीहू, पीहू की एज को मान लो x, तो प्रीति की एज क्या हो जाएगी, उससे x से मतलब पीहू से 3 साल छोटी है, यानी कि x - 3, राइट। जो बाद में पूछा जाता है उसी को हम लेट यंगर देन हु, यंगर देन पीहू, तो पीहू को x मान लिया। कितना यंगर है, 3 years, तो x में से 3 years को माइनस कर दिया। देखो अगर मोर देन बोले या ज़्यादा बोले या आफ्टर बोले तो उन सब में हम क्या करते हैं, आफ्टर बोले या मोर देन बोले तो उन सब में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं एज के मामले में, ठीक है। और अगर बिफोर बोले या लेस देन बोले तो उन सब में हम क्या करते हैं, एज को
सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक है, आप इसको याद रखना। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर मेरे हिसाब से जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज शुरू करने। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप इसको दोबारा प्ले करके देखो, आई एम श्योर आपको इस बार समझ आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप मेरे साथ में एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करना। टिल देन बाय बाय।